रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें लगता है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्चुअल में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये कुछ इस तरीके के खर्चे हैं कि अगर आप इनको ध्यान से ना देखो, बिना देखे बोल दो, तो आप कह दोगे कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब वही बातें जो बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा वेजेस। जनरली वेजेस और सैलरी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को हर महीने वेजेस और सैलरी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके की वेजेस की बात हो रही है। बट द वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप एसी खरीद के लेके आए, एसी खरीदने के लिए जो इंस्टॉलेशन के 5,000 रुपए दोगे, वो 5,000 रुपए किसकी जेब में जाएंगे? इंस्टॉलेशन करने वाले एम्प्लॉय की जेब में जाएंगे। तो हमारे लिए वो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, लेकिन उस एम्प्लॉय और वर्कर के लिए तो वो वेजेस है, सैलरी है। तो उस केस में वो सैलरी और वेजेस तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यही बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपके फिक्स एसेट का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या इंस्टॉलेशन का काम है, तो उस केस में उस कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए आप जो वेजेस पे करते हो, वो वेजेस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो वहां पर जो वर्कर्स काम करेंगे उनको आप वेजेस तो दोगे ही दोगे, और उन वेजेस को आप अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट मानोगे, यानी अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे, क्योंकि बिल्डिंग बनने के ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा आपका बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि फिक्स एसेट की कंस्ट्रक्शन के टाइम दिए गए वेजेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो क्लियर है। दूसरा देखो, रिपेयर। जनरली नॉर्मल रिपेयर तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर हम कोई पुरानी एसेट परचेज करें और वो एसेट तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें हम इमीडिएट रिपेयर का काम ना करवा लें, यानी वो पुरानी एसेट हम परचेज तो कर लाए, लेकिन उस एसेट को अगर हमें इस्तेमाल करना है, रेडी टू यूज में लाना है, तो हमें उसके ऊपर पहले रिपेयर का खर्चा कराना पड़ेगा। तो उस केस में वो जो रिपेयर का खर्चा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर मान लो आप कोई पुरानी मशीनरी खरीद के लेके आते हो 50,000 की, और उसके अंदर आपको इमीडिएट उसी टाइम पर 15,000 का रिपेयर का खर्चा भी कराना पड़ता है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि आपको मशीन जो है 65,000 की पड़ी, 50,000 प्लस 15,000। तो यहाँ पर यही बात बोली है, इफ एन ओल्ड एसेट इज परचेज्ड, द अमाउंट स्पेंड ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर बाय द परचेजर टू पुट इट इन वर्किंग ऑर्डर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा लीगल एक्सपेंसेस। तो ये हमने देखा था, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी कनेक्शन में जो भी आप लीगल एक्सपेंसेस पे करोगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करोगे, वो सारा का सारा लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसी तरीके से आप कोई मशीनरी खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो जो भी आपका उस परचेज से जुड़ा हुआ खर्चा होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप कोई नई मशीन खरीद के लेके आते हो या फिर आप सेकंड हैंड मशीन को परचेस करते हो, तो जिससे आपने मशीन खरीदी है उस मैन्युफैक्चरर से लेके आपके दुकान तक, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस तक, उस फिक्स एसेट को लाने का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, कैरेज का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपके फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मान लो आपने 60,000 की कोई मशीन खरीदी, तो मैन्युफैक्चरर से आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर उस मशीन को लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का 5,000 का खर्चा लग गया, तो उस केस में आप उस 5,000 के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अपनी मशीन की कॉस्ट का पार्ट मानोगे। तो समझ में आ रहा है आपको। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, तो अभी हमने देखा कि रॉ मटेरियल जो है जनरली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर मान लो आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो, तो उस केस में फिक्स एसेट के अंदर इस्तेमाल होने वाला जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जांपल सुन लो, अगर मान लो आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बिल्डिंग आपके लिए फिक्स एसेट है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा रॉ मटेरियल आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यानी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें एक बात ध्यान से देखनी है कि एक जगह रॉ मटेरियल हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला रहा है, वही दूसरी जगह रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला रहा है। अब ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो। अभी पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर रॉ मटेरियल आपके लिए गुड्स है तो फिर उस केस में रॉ मटेरियल के ऊपर करा गया खर्चा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जबकि अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपकी जो बिल्डिंग बन रही है वो आपके लिए एसेट है और रॉ मटेरियल आपकी एसेट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उस केस में वो रॉ मटेरियल का खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। जनरली इंटरेस्ट जो है हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बिजनेस के अंदर तो कई बार उधार लेना पड़ता है, कई बार पैसों की दिक्कत आ जाती है तो हम उधार ले लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो उस केस में उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जबकि अगर आप फिक्स एसेट को परचेस करने के लिए कोई लोन लेते हो, तो वहां पर पुट टू यूज की डेट तक आपका इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो क्लियर है। लास्ट पॉइंट देख लो, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो देखो कई बार कुछ इस तरीके के बिजनेस होते हैं जहां पर डेवलपमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि जो इनकम आती है वो बहुत लेट आती है, बहुत बाद में आती है। यानी आप जब काम कर रहे हो तो काम करने का खर्चा आपका कुछ ज्यादा ही है और इनकम आपकी बहुत लेट आ रही है, तो उस केस में जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं उसको कई बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मान लेते हैं। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो सच एज इलेक्ट्रिक सप्लाईज, माइनिंग कंपनीज, टी एंड रबर प्लांटेशन, कॉलियरीज, कॉलियरीज का मतलब होता है कोयले की खदानें, जो कोल माइंस होते हैं, तो इन जगहों पर क्या होता है हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कभी कॉफी के प्लांटेशन देखा होगा,
कॉफी का प्लांटेशन करने से पहले लैंड के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। लैंड के अंदर होल तक करने पड़ते हैं, बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर सीड्स डाले जा सकते हैं। तो बहुत सारा खर्चा जो होता है वो डेवलपमेंट से पहले ही हो जाता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगता है। कोयले की खदानों से अगर आपको कोयला निकालना है तो कोयला तो जमीन के नीचे होता है, आपको पहले ऊपर जो है जमीन के अंदर गड्ढे करने पड़ते हैं, वहां पर जो है माइंस बिछाने पड़ते हैं। उसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट से बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है नीचे, फिर वहां पर नीचे जाके जो है और खुदाई कर करके कोल को निकाला जाता है। तो निकालने तक का खर्चा बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो उस केस में यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इन सब के लिए जो है रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिफोर दे कैन बिगिन टू अर्न इनकम। ऑल एक्सपेंडिचर incurred during this period are known as development expenditure. These are treated as capital expenditure despite consisting of items such as wages, salary, rent, taxes, etc. ये जो खर्चे होते हैं वो सैलरी वेजेस के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। कोयला निकालना है तो कोयला निकालने के लिए पहले खुदाई करनी पड़ेगी, वहां पर गड्ढे करने पड़ेंगे, तो वो कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे, एम्प्लॉयज करेंगे। तो उनको जो सैलरी जाएगी, वेजेस जाएंगे, वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेस के अंदर ही लगता है, बाकी जनरल बिजनेस के अंदर तो नॉर्मली जिस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हमारे कुछ खर्चे हो गए, कुछ एक्सपेंडिचर हो गए जो दिखते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्चुअल में वो होते कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अपना तीसरे टाइप का एक्सपेंडिचर जो कि है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। जब मैं आपको एसेट का मतलब बता रहा था तो वहां पर हमने पढ़ा था फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इसके अंदर दोनों के ही फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर प्राइमरली रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट फ्रॉम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड इन द ईयर इन व्हिच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। तो क्या बोला गया कि प्राइमरली ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसका तो नाम ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाम क्या है इसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम के अंदर ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। तो प्राइमरली तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। और ये बात हम बहुत अच्छे से देख कर आ चुके हैं कि जिस भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलता है, वो एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे दोनों ही टाइप के एक्सपेंडिचर के फीचर आ गए। एक्चुअल में तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि ये एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है, इसीलिए इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी फीचर आ जाता है। Such expenditure are called deferred revenue expenditure. Such expenditures are carried forward or spread over a number of accounting period during which business is expected to benefit from the same. तो क्या बोल रहा है ये? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। इसके और भी एग्जांपल होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसी एग्जांपल को समझ सकते हो। अगर मैंने कोई और एग्जांपल दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसी एग्जांपल को देखो, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर कोई कंपनी हैवी एक्सपेंडिचर कर देती है, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर एक्सपेंडिचर कर देती है, तो उस केस में उस एक्सपेंडिचर को कंपनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलती है। अभी हम देखकर आए थे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हमें बार बार समय समय पर एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो आप 2-3 साल तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। आप देख ही रहे हो टेलीविजन के अंदर एक ही प्रोडक्ट के 4-5 महीने में 2-3 नए ऐड आ जाते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बार बार हमें अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते रहना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर हैवी एक्सपेंडिचर कर दो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो फिर उस केस में आप बोलते हो कि हमें इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब यहाँ पर 10 करोड़ को मैं हैवी एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 करोड़ रुपए एक हैवी एक्सपेंडिचर है। बाकी 10 करोड़ हैवी एक्सपेंडिचर है या नहीं है वो तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 लाख रुपए भी हैवी एक्सपेंडिचर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100 करोड़ रुपए भी हैवी एक्सपेंडिचर नहीं है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा 10 करोड़ का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्सपेंडिचर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर खर्चों का डिवीजन भी बता रखा है कि आखिर किन किन चीजों पर कितना पैसा खर्च हुआ। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ, टेलीविजन कमर्शियल के ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ, होर्डिंग्स के ऊपर 2 करोड़ खर्च हुआ, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 1 करोड़ खर्च हुआ और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के ऊपर 4 करोड़ रुपए खर्च हुआ।
अगर आप सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो आपका खर्चा तो होना ही होना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया और इसको लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमें लंबे समय तक बेनिफिट देगा। हमने एक बार अच्छा खासा बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर लिया है, अब इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा था हमने 2022-23 में। 2022-23 में हमने 10 करोड़ रुपए का खर्चा करा और हमें लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें अगले 5 साल तक मिलेगा। तो अब इस केस में ये बताओ कि ये जो 10 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर है ये खर्च करा गया 2022-23 में, तो खर्चा हुआ है 2022-23 में, तो क्या पूरे 10 करोड़ रुपए को 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाए? मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में हम सारे खर्चों को लिखते हैं और राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 10 करोड़ का खर्चा है, क्या इसको 2022-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए? क्या हम इस 10 करोड़ के खर्चे को 2022-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें? तो हम तो डाल देंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो 10 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ है, इस 10 करोड़ रुपए का बेनिफिट हमें अगले 5 साल तक मिलेगा। तो जब हमें बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो हम इन खर्चों को भी 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब होता है खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 करोड़ को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बोला कि हर साल हम 2-2 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते जाएंगे खर्चे के नाम पर। 5 साल में 10 करोड़ पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2022-23 में 10 करोड़ का खर्चा करा गया था, लेकिन पूरा 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालते हुए 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 2 करोड़ रुपए डाले गए। उसके बाद 2023-24 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा 2 करोड़ लिखे गए। 2024-25 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा 2 करोड़ का खर्चा लिखा गया। उसी तरीके से 25-26 में किया गया, उसी तरीके से 26-27 में किया गया। तो 5 साल में 10 करोड़ के खर्चे को रिटर्न ऑफ करा गया। रिटर्न ऑफ का मतलब बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला गया। तो यहाँ पर देखो 2022-23 में क्या होगा, 2022-23 का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। तो 2022-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 2 करोड़ रुपए डेबिट करा यानी अपने खर्चों में डाला, तो 2 करोड़ रुपए हमने राइट ऑफ करा। अब 22-23 के बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा? अब जब 22-23 की बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पर ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो 8 करोड़ रुपए बच गया, ये हमारा एसेट कहलाएगा। जब हम एसेट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने फिक्टिशियस एसेट पढ़ा था और फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर हम एक एसेट मानेंगे जिसको हम कहेंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब एक्चुअल में वो कोई एसेट नहीं है, एक्चुअल में तो वो एक लॉस है, एक खर्चा है जिसको हम जबरदस्ती एसेट मान रहे हैं क्योंकि उसको अभी हमने राइट ऑफ नहीं करा है। जैसे जैसे हम उसको राइट ऑफ करते जाएंगे वैसे वैसे उसको हम एसेट में से हटाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट के अंदर 8 करोड़ रुपए लिख दिए एसेट साइड में, जिसको हमने नाम दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अगर किसी ने एसेट वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको ये बातें समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये सारी बातें स्टार्टिंग से मैंने आपको एसेट वाले टॉपिक के अंदर बताई थी। तो जिसने नहीं देखा तो वो जाके पहले एसेट वाले टॉपिक को देख लो। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 है, वहां पर मैंने आपको एसेट के बारे में बता रखा है, तो आप जाके उसको देख लो। उसके बाद आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बैलेंस शीट के अंदर 8 करोड़ रुपए एसेट के नाम पे आ गया जो कि हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद 2023-24 की अगर बात करें तो 23-24 के अंदर दोबारा से 2 करोड़ रुपए डेबिट करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2023-24 तक टोटल 4 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका है। तो बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैलेंस शीट में आएगा बचा हुआ 6 करोड़ रुपए। तो 2023-24 की बैलेंस शीट में 6 करोड़ रुपए एसेट साइड में लिखा जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे। उसी तरीके से 2024-25 का बनेगा। जब 24-25 का पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर 2 करोड़ रुपए दोबारा लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में कितना लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में लिखा जाएगा 4 करोड़ रुपए, क्योंकि 2024-25 तक 6 करोड़ रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल चुके होंगे। तो बैलेंस बच गया हमारा 4 करोड़ जो कि हम एसेट साइड में लिख देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम का। तो समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से हम 2026-27 तक अपने इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के खत्म कर देंगे। बैलेंस शीट से हमारा ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गायब हो जाएगा। तो समझ में आ गई आपको बात? तो ये हो गया हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई थी जो आपको उस समय समझ में नहीं आई लेकिन अब समझ में आ जाएगी। सच एक्सपेंडिचर आर कैरी फॉरवर्ड और स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम। तो यही बोला है कि आप इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे को कैरेट फॉरवर्ड कर दोगे यानी आगे शिफ्ट कर दोगे, आप इसको फ्यूचर में ले जाओगे। 2022-23 में हमने खर्चा करा लेकिन इस खर्चे को हम आने वाले 5 सालों तक लेके गए, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि इस खर्चे को स्प्रेड ओवर करा जाता है यानी बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड में बांटा जाता है। और बांटने का बेसिस क्या होता है? बांटने का बेसिस होता है कि बिजनेस इस खर्चे से कितने साल का बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है। तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे तीनों टाइप के एक्सपेंडिचर हो गए। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देख लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया। तो बिजनेस के अंदर टोटल कितने खर्चे होते हैं, किस किस तरीके के खर्चे होते हैं और उन खर्चों को किस तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट जो कि है रिसिप्ट। सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर की बात करी, उसके बाद अब हम बात करेंगे रिसिप्ट की।